Assalamu alaikum dear students, how are you? I am your physics teacher Tariq Sikandar. स्टूडेंट्स हमने न्यू बुक फर्स्ट ईयर फिजिक्स 2025 का चैप्टर नंबर 2 फोर्स एंड मोशन स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट टाइम हमने सेकंड चैप्टर का लेक्चर नंबर 6 प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर ए स्टडी किया। आज हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट नंबर बी स्टडी करना है, दैट इज टाइम ऑफ लाइट, height of projectile and range of projectile। तो आइए स्टूडेंट्स पार्ट नंबर बी में जो इम्पोर्टेंट हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है उसको स्टडी करते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर ये थ्योरेटिकल नहीं आता तो इसका न्यूमेरिकल लाजमी आ जाता है। ठीक है, तो जो इससे प्रीवियस लेक्चर था लेक्चर नंबर 6 वो भी आपने अच्छे से डिटेल से डिस्कस करना है और स्टडी करना है। और इसका जो पार्ट नंबर बी है जो कि आज हम स्टडी करेंगे इसको भी आपने तवज्जो के साथ सुनना है और इसको अच्छे से जो है वो क्लियर करना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टूडेंट्स लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। मैंने बताया था कि जब किसी भी बॉडी को ग्राउंड से या सर्टेन हाइट से प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है, तो वो एक सम डिस्टेंस पे जाके जो है वो सम पॉइंट पर जाके जो मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है वहां पे एक लम्हे के लिए रुक जाता है, जहां पे इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी है जिसको मैं वी एफ वाई कह सकता हूं, मतलब इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वर्टिकल वेलोसिटी है वो जीरो हो जाती है। ठीक है, लेकिन स्टूडेंट्स हर पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहता है। इसलिए हॉरिजॉन्टल के लिए जो मेरे पास एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, जीरो थी। ये हमने लास्ट लेक्चर में बड़े डिटेल के साथ डिस्कस किया था। अगर आपको इन पॉइंट्स की समझ नहीं आ रही तो आप लेक्चर नंबर 6 को अगेन जाके देखें। अगर वो पॉइंट्स क्लियर हो जाते हैं तो आज का लेक्चर बहुत ही आसान हो जाएगा समझने के लिए। तो स्टूडेंट्स इस पॉइंट पर जाके जब ये मैक्सिमम हाइट अटेन कर लेता है हमने इस हाइट को फाइंड करना है। प्रोजेक्टेड पॉइंट से लेके मैक्सिमम हाइट तक ये जो टाइम है स्मॉलर टी ये फाइंड करना है। फिर जो टाइम फाइंड हो जाएगा सेम वही टाइम मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड स्टेट तक का होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों जो टाइम है हाफ का टाइम ये स्मॉलर टी और हाफ टाइम ये स्मॉलर टी, इन दोनों को जब हम प्लस करेंगे तो हमारे पास टोटल टाइम आ जाएगा। फिर हम देखेंगे कि जो प्रोजेक्टेड पॉइंट है वहां से लेके जो हमारे पास लैंडिंग पॉइंट है जहां पर बॉडी आके हिट कर रही है ग्राउंड को, वहां तक जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट है जिसको हम रेंज का नाम देते हैं वो हम फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल मोशन मैंने बताया था ये टू डायमेंशनल मोशन होती है क्योंकि एक्स और वाई के बिटवीन है। ठीक है, अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन इसमें जो हमारे पास एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट रहता है। अरे भाई कांस्टेंट क्यों रहना है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो एयर फ्रिक्शन है हम उसको इग्नोर करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे हमने कौन सी फोर्स को जो है वो निग्लेक्ट नहीं करना, वो है ग्रेविटी की फोर्स। क्योंकि अगर ग्रेविटी की फोर्स को हम निग्लेक्ट कर देंगे तो जब हम बॉडी को प्रोजेक्ट करेंगे तो बॉडी सीधी मूव करती जाएगी इस डायरेक्शन में। अगर ग्रेविटी एक्ट करेगी तो तब ही हमारी बॉडी जो है वो ये पैराबोलिक शेप जो है वो बनाएगी। इसलिए हमें ग्रेविटी की फोर्स को निगलेक्ट नहीं करना, सिर्फ एक फोर्स को निगलेक्ट करना है, दैट इज एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट है ट्रैजेक्टरी। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि ये जो रास्ता फॉलो कर रही है प्रोजेक्टेड बॉडी इससे पाथ को हम बोलते हैं ट्रैजेक्टरी। ठीक है, और साथ मैंने दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे कि जब बॉडी को नीचे से अपवर्ड जो है वो मूव करवाना है तो वो अगेंस्ट द ग्रेविटी जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहलाएगी, लेकिन हमारे पास जी की वैल्यू नेगेटिव होगी क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी जा रही है ऊपर की तरफ। लेकिन जब बॉडी ऊपर से नीचे को आएगी मैक्सिमम हाइट से नीचे की तरफ तो डायरेक्शन इसकी जो है वो ग्रेविटी के लॉन्ग हो जाएगी, जिसकी वजह से जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव होगी। ओके स्टूडेंट्स, फिर हमने इसकी एग्जांपल्स देखी थी कि जब हम फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक है, ग्राउंड में, या हम जो है वो जो क्रिकेटर है वो बॉल को जो है हिट करता है, ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल मोशन बनाता है। ठीक है,
नेक्स्ट मैंने आपको एक्सप्लेनेशंस बताई थी, जो कि मैं अभी इसको जो है वो बता चुका हूँ, इसी को मैंने थ्योरी फॉर्म में लिखा हुआ है। तो स्टूडेंट्स अब हमारा जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट काम स्टार्ट होने वाला है, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो गौर से इस लेक्चर को सुनिएगा कि मैं इस डेरिवेशन को जो है वो कैसे आसान बनाऊंगा आपके लिए। यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए ना बड़ा मसला क्रिएट होता है कि सर हमें नहीं पता चलता कि हमने इक्वेशन कैसे यूज करनी, तीन इक्वेशन ना, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड, थर्ड इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन कब यूज करनी है, कैसे करनी है और क्यों करनी है। ठीक है, वो इस चीज को मिक्स कर देते हैं, रट्टा लगाना शुरू कर देते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने लास्ट लेक्चर को भी बहुत ही इजी बनाया था और इंशाल्लाह आज का लेक्चर भी बहुत इजी बनेगा। तो आपने आज के लेक्चर को बड़े ही तवज्जो के साथ सुनना है। सिर्फ मैंने दो इक्वेशंस को यूज करना है, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को। और लास्ट टाइम भी मैंने सिर्फ दो इक्वेशंस को यूज किया, थर्ड इक्वेशन का यूज नहीं किया था। ठीक है, अब इक्वेशन को कैसे यूज करना है, क्यों करना है, वो आपने जरा गौर से सुनना है। पहले जी टाइम ऑफ फ्लाइट, यहाँ डेफिनेशन लिखी है, टाइम टेकन बाय अ बॉडी फ्रॉम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन टू पॉइंट ऑफ लैंडिंग। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक ये जो सारा टाइम है, टोटल टाइम है, ये टाइम ऑफ फ्लाइट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं फर्स्ट इक्वेशन ले रहा हूँ। अब आप का क्वेश्चन होगा कि सर यहाँ फर्स्ट इक्वेशन ही क्यों यूज होनी है, क्योंकि हमने फाइंड करना है टाइम। तो हमेशा वो इक्वेशन आपने उठानी है जो आपके जो इक्वेशन कैलकुलेशंस हैं उसको इजी बनाए। तो सबसे आसान इक्वेशन है फर्स्ट इक्वेशन, क्योंकि इसमें टाइम आ रहा है। ठीक है, मैं फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे यूज की। अब बॉडी को जब यहाँ से प्रोजेक्ट करना है स्टूडेंट्स ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पर मेरे पास कंपोनेंट कौन सा आएगा, वर्टिकल कंपोनेंट आएगा। मतलब वाई हम यहाँ पे जो है वो लिखेंगे v के साथ f। ठीक है, सॉरी वी एफ के साथ मैंने y लगा दिया, वी आई के साथ y लगा दिया, a के साथ y लगा दिया और टाइम कांस्टेंट है उसको t एज इट इज लिख दिया। ठीक है, बॉडी को नीचे से ऊपर प्रोजेक्ट करना है, हिट करना है, तो वर्टिकल के लिए हम क्या लगाते हैं, y, इसलिए मैंने सब के साथ y लगा दिया। अब स्टूडेंट्स क्या होना है कि आपको मैंने बताया हुआ है कि फाइनल वेलोसिटी है, वर्टिकल वेलोसिटी है, एट मैक्सिमम हाइट वो क्या है, जीरो है, तो यहाँ पे जीरो पुट कर दें। और आपको मैंने ये भी बताया हुआ है कि जो वी आई वाई है वो किसके इक्वल होता है, वी आई साइन थीटा के। क्योंकि वी आई एक्स जो है हॉरिजॉन्टल के लिए वो कॉस थीटा होता है और वी आई वाई वर्टिकल के लिए साइन थीटा होता है। तो वी आई वाई की जगह पर वी आई साइन थीटा लिख सकता हूँ। और यहाँ पे ए वाई मतलब वर्टिकल के अलोंग जब एक्सीलरेशन होगा, जब बॉडी नीचे से ऊपर जा रही होगी, तो वो किसके अगेंस्ट जाएगी, ग्रेविटी के अगेंस्ट। तो ग्रेविटी की वैल्यू हम क्या लेते हैं, नेगेटिव, तो इसलिए ए वाई की जगह मैंने माइनस थ्री पुट कर दिया। आई होप कि ये बहुत ही आपको जो है वो इजी वे में जो है वो अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब स्टूडेंट्स मैं क्या करूंगा, इस माइनस जी टी को उधर जाके प्लस जी टी बना दूंगा, जी इधर मल्टीप्लाई और उधर जाके डिवाइड कर दूंगा। देखिए मेरे पास टाइम फाइंड हो गया। ये टाइम कौन सा है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके मैक्सिमम हाइट तक का, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टाइम टी है वो फाइंड हो चुके हैं। अब एक चीज स्टूडेंट्स नोट करें कि जितना टाइम जाते हुए लगेगा उतना ही टाइम आते हुए भी लगेगा। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे टी की है वही वैल्यू टी की यहाँ पे होगी। तो मैं टोटल टाइम के लिए क्या करूंगा, दोनों टाइम को प्लस कर दूंगा। ये देखिए टोटल टाइम के लिए मैं दोनों स्मॉलर टी को क्या करूंगा, प्लस। तो स्मॉलर टी की जो वैल्यू है दोनों को मैं प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, जब दोनों को प्लस करूंगा मेरे पास आ जाएगा 2 साइन थीटा ओवर जी। लो जी, मेरे पास टोटल टाइम फाइंड हो गया पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक। t प्लस टी इक्वल्स टू टोटल टाइम। ये जी टोटल टाइम फाइंड हो गया। आई होप कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा कि मैंने यहाँ पर ये इक्वेशन क्यों यूज किया और इसको कैसे मॉडिफाई किया नेक्स्ट। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, हाइट ऑफ क्या है, ये मैक्सिमम हाइट है। ये देखिए ये ग्राउंड है, ये सारा ग्राउंड स्टेट है। ठीक है, ये ग्राउंड है, यहां से लेके वो पॉइंट जहां पर बॉडी एक लम्हे के लिए रुक जाएगी, जहां पर बॉडी मुसलसल अपवर्ड मूव नहीं कर सकती, वो पॉइंट तक ये जो वर्टिकल डिस्टेंस है इसको बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। ठीक है, जहां पर हमारे पास जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो जीरो हो जाता है। ओके, तो ये हमने हाइट फाइंड करनी है। अब आपको पता है कि अगर हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो और वर्टिकल के लॉन्ग डिस्प्लेसमेंट हो,
ठीक है। हॉरिजॉन्टल के लिए हम इसको रेंज का नाम दे रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को, वर्टिकल के लिए उसी डिस्प्लेसमेंट को हम हाइट का नाम दे रहे हैं। तो मैंने सेकंड इक्वेशन यहाँ पे यूज की। अब स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होगा सर यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन क्यों नहीं आई? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, मतलब हाइट फाइंड करनी है। तो यहाँ पे आपको कहीं एस नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा, तो इसलिए हमने फर्स्ट इक्वेशन ली, हमने सेकंड इक्वेशन लिखी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एस है, डिस्प्लेसमेंट है। अब वर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट यूं करके, तो हम एस की जगह एच लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्टिकल के लिए हम वाई लिखते हैं, ठीक है, वी आई के साथ वाई लिख दिया, टाइम कांस्टेंट टी लिख दिया, प्लस 1/2 ए के साथ वाई लिख दिया, टी कांस्टेंट टी स्क्वायर एज इट इज लिख दिया। अब आपको पता है कि वी आई वाई किसके इक्वल होता है? वी आई साइन थीटा के। तो यहाँ पे मैंने वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा लिख दिया, और टाइम की वैल्यू जो हमने फाइंड की थी वी आई साइन थीटा ओवर जी, ये यहाँ पे पुट कर दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि सर हमने टाइम की वैल्यू ये पुट करनी है टोटल टाइम की, या जो हाफ टाइम की वैल्यू फाइंड की है वो पुट करनी है? स्टूडेंट्स हमने मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, और मैक्सिमम हाइट सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ प्रोजेक्शन से लेके यहाँ तक, इसलिए हमने सिर्फ स्मॉलर टी की वैल्यू जो ये थी हाफ वो पुट करनी है यहाँ पे, ठीक है। तो टी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, 1 माइनस यहाँ पर ए वाई वर्टिकल के लिए, और आपको पता ए वाई यहाँ पर मैक्सिमम हाइट जब बॉडी हम फाइंड करने लगे हैं, तो यहाँ पर बॉडी नीचे से अपवर्ड जा रही थी, ठीक है, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो ए वाई की वैल्यू हम क्या पुट करके माइनस जी, तो 1/2 ए वाई की जगह माइनस जी आ गया, और टी की वैल्यू वही ये वाली, चूंकि यहाँ पे टी का स्केयर है, ठीक है, इसलिए इसके ऊपर भी स्केयर आएगा, ये बन जाएगा वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी स्केयर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नोट करें यहाँ पर जी कैंसिल हो रहा है एक जी से, तो ये मेरे पास पीछे बच गया वी ए स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर जी। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बच्चे क्या करते हैं कि बच्चे इसको एलसीएम लेते हैं, जो कि डेरिवेशन बहुत लेंथी हो जाती है, ठीक है। इसको मैंने आसान बनाने के लिए ये कॉन्सेप्ट लिखा है। आप फर्ज कर लें ये जो सारा है ये वाला, ये किसके बराबर है? ये बराबर है ए के, फर्ज कर लें ए के बराबर है, तो वी ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी किसके बराबर था? ए के, तो ये भी तो ए है सारा, ये किसके बराबर? ए के। तो इसको लिख सकता हूँ a माइनस 1/2 ए माइनस 1/2 ए, तो जब इसका एलसीएम लेंगे आंसर आएगा 1/2 ए, 1/2 ए, और ए की जगह क्या लिखेंगे? वी आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरह आप इसकी डेरिवेशन को आसान कर सकते हैं। ले जी, ये मैंने मैक्सिमम हाइट फाइंड कर लिया, यहाँ पे ये मैक्सिमम हाइट का फार्मूला आ गया, ओके। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या होता है। अब यहाँ पर फिर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन होता है कि सर हमने फर्स्ट इक्वेशन लगानी है सेकंड या थर्ड, ठीक है। मैंने ये पूरे क्वेश्चन में थर्ड इक्वेशन यूज नहीं की, ये आप जहन में बिठा लें। आप कर सकते हैं क्योंकि वहां भी एस आ रहा है, फाइंड कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश करेंगे जैसे मैं आपको लेके चल रहा हूँ आप ऐसे चलें तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी पहली और दूसरी इक्वेशन यूज करते हुए। क्योंकि मैंने रेंज फाइंड करनी है, तो रेंज क्या होती है? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो हमारे पास रेंज है। तो यहाँ पे डिस्टेंस मतलब डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एस से। तो फर्स्ट इक्वेशन में तो एस है ही नहीं, देखें, इसलिए मैंने फिर सेकंड इक्वेशन वहां पे यूज की है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हॉरिजॉन्टल के लिए मैं क्या करूंगा? एस की जगह एक्स लिख सकता हूँ, वी आई की जगह वी आई एक्स लिख सकता हूँ, टाइम एज इट इज, प्लस 1/2 ए के साथ ए एक्स लिख सकता हूँ, साथ टी स्क्वायर आ गया, ठीक है। आपको पता हॉरिजॉन्टल के लिए जो मेरे पास ए एक्स एक्सेलरेशन है वो जीरो होता है, क्योंकि हर पॉइंट पर जो हॉरिजॉन्टल जो मेरे पास मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का वो चेंज नहीं हो रहा, वेरी नहीं कर रहा। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो एक्सेलरेशन क्या होगा? हॉरिजॉन्टल के लॉन्ग जीरो होगा, इसलिए ax की जगह जीरो पुट करें तो ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। पीछे क्या बच गया? x इक्वल्स टू वी आई एक्स टी, और वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कंपोनेंट क्या कहलाता है? वी आई कॉस थीटा। वर्टिकल के लिए साइन थीटा, और हॉरिजॉन्टल के लिए कॉस थीटा, ठीक है। और साथ आ गया टी, टी की वैल्यू भी फाइंड की है हमने, वी आई स्क्वायर साइन सॉरी यहाँ पे वी आई साइन थीटा ओवर जी। तो टाइम की ये वैल्यू पुट करेंगे यहाँ स्मॉलर टी की जगह पे, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमने वैल्यू पुट कर दी, लेकिन यहाँ पर जो है वो आप कंफ्यूज हो रहे हैं फिर, ठीक है। कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं बच्चे? यहाँ पर ये टाइम की वैल्यू पुट कर देते हैं, लेकिन स्टूडेंट्स आपने नोट करना है, कॉन्सेप्ट जेन में रखना है। यहाँ पर हम रेंज फाइंड कर रहे हैं,
क्या फाइंड कर रहे हैं, रेंज। मैक्सिमम हाइट यहाँ तक थी, तो हमने सिर्फ इतने एरिया के लिए ये टाइम की वैल्यू पुट की थी जो कि ये वाली थी। लेकिन अब हम रेंज फाइंड कर रहे हैं जो कि पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से लेके पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक है। तो इसका मतलब टोटल टाइम आएगा हमारे पास, तो टोटल टाइम की वैल्यू ये वाली है हमारे पास। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे स्मॉलर टी की जगह पे, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास वी आई मल्टीप्लाई पे वी आई स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा ओवर जी, और 2 sin थीटा cos थीटा इक्वल होता है sin 2 थीटा के। तो इसकी जगह पे मैंने लिख दिया sin 2 थीटा। ले जी, मैंने रेंज का फार्मूला जो भी फाइंड कर लिया स्टूडेंट्स, ये है रेंज का फार्मूला। ओके, अब स्टूडेंट्स बात आती है जी कि रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होती है और रेंज कौन से दो एंगल्स पर जो है वो सेम होती है, उसकी बात करते हैं। तो ये देखें, ये मेरे पास जी यहां से लेके यहां तक ये सारी क्या है, रेंज है। ये कौन से एंगल पे फेंकी गई है बॉडी, 45 के एंगल पे। इसका मतलब 45 के एंगल पे रेंज मैक्सिमम होती है। अगर आप गौर करें जो 30 के एंगल पे और 60 के एंगल पे बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, उनकी जो रेंज है यहाँ से लेके जहां तक वो सेम आ रही है। इसका मतलब 30 और 60 डिग्री वो एंगल्स हैं जिस पर रेंज क्या है, सेम है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एमसीक्यू आ सकता है और आपको साइड बॉक्स पे भी लिखा हुआ है। तो मैक्सिमम रेंज कहाँ पे, 45 के एंगल पे। वो कैसे है, अभी मैंने रेंज का फार्मूला यहाँ पे फाइंड किया है वी ए स्क्वायर sin 2 थीटा ओवर जी। अब इस x की जगह पे r भी लिख सकते हैं क्योंकि रेंज फाइंड करने पे x को r भी कह सकते हैं, x की रहना तो बात एक ही है। अगर यहाँ एंगल की जगह थीटा की जगह आप 45 पुट करें, 45 डिग्री, तो 45 मल्टीप्लाई बाय 2 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है 1, तो पीछे क्या बच गया बी ए स्क्वायर ओवर जी। तो रेंज बराबर आ गई बी ए स्क्वायर ओवर जी। तो साइन 90 था 1, तो 1 का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम। तो स्टूडेंट्स 45 की रेंज पर जो 45 के एंगल पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम। ओके स्टूडेंट्स, और हमारे पास जो 30 और 60 के डिग्री पे जो रेंज आती है वो सेम होती है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने छोटा सा एमसीक्यू लिखा है कि 45 में आप जितनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं उतनी ही क्वांटिटी को माइनस भी कर रहे हैं। ऐड करके एंगल 60 आ रहा है, माइनस करके एंगल 30 आ रहा है। इसका मतलब जितनी क्वांटिटी ऐड कर रहे हैं उतनी ही सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो उन एंगल्स पे हमारे पास रेंज क्या आ रही है, सेम आ रही है। तो ये भी आपने एमसीक्यू जो है वो याद रखना है। तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। अगर स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी मसला है, कोई भी आपको पॉइंट मिस कर रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।